विद्यार्थियों, एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 2 में आपका हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD में भुजा BC समांतर भुजा AD तथा भुजा AB सर्वांगसम भुजा DC कोण A 72 अंश हो तो कोण B तथा कोण D ज्ञात करो। तो विद्यार्थियों, आप देखोगे कि आकृति में दिया हुआ है कि कोण A ये दिया हुआ है 72 अंश और कहा गया है कोण D तथा कोण B ज्ञात करना है। ये दो कोण जो हैं हमें ज्ञात करने हैं। तो आप देखोगे कि इसमें लिखा हुआ है BC समांतर है AD, तो BC समांतर है AD। तो इस प्रकार से इस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी समांतर है, तो इसे हम समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं। और आप जानते हो कि ये समलंब चतुर्भुज है और इसी में आप देख रहे हो कि जो भुजाएं समांतर नहीं हैं वो सर्वांगसम हैं। तो जब सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी समांतर हो और असमांतर भुजाएं सर्वांगसम हो तो उसे हम कहते हैं समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। और समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के जो आधार के कोण होते हैं वो सर्वांगसम होते हैं। अगर A 72 अंश है तो D भी हो जाएगा 72 अंश। तो इस प्रकार से हम D का मान निकालेंगे और फिर A और B, चूंकि ये समांतर रेखा है, इसको तिर्यक रेखा मान लेंगे तो हमें B भी मिल जाएगा। चलिए इसको हम और अच्छे ढंग से क्लियर करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम लिखेंगे यहाँ पर कि चतुर्भुज ABCD में ये आपको दिया हुआ है रेख BC समांतर रेख AD तथा रेख AB इनकी तिर्यक रेखा है। इनकी तिर्यक रेखा है, ये आपको दिया हुआ है। ओके, इसलिए कोण BAD मतलब A कोण, तो यहां हो जाएगा कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश और ये हो जाएगा अंतः कोण। ठीक है। अब विद्यार्थियों, आप देखोगे यहाँ पर जो मान दिया हुआ है, A दिया हुआ है 72 अंश, यहाँ 72 रख दोगे आप, और यहाँ पर B इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू 180 माइनस 72। देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू 108। 180 से 72 आप माइनस करोगे 108। तो विद्यार्थियों, आप देखो, आपको B का मान जैसे पूछा गया है तो B का मान हमें मिल गया यहाँ पर 108 अंश। ओके, अब हम देखते हैं अगला जो दिया है कि आपको D ज्ञात करना है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चतुर्भुज ABCD में दिया हुआ है कि रेख BC समांतर है, रेख BC समांतर है रेख AD तथा AB और DC सर्वांगसम है तथा रेख AB सर्वांगसम रेख DC। ये जो ऊपर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इसको रेख कहा जाता है। ये आपको दत्त में दिया हुआ है। इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये समांतर दिया हुआ है और जो असमांतर भुजाएं हैं वो सर्वांगसम है, तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम कहते हैं समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। तो विद्यार्थियों, आप देखोगे कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में जो आधार के कोण होते हैं वो सर्वांगसम होते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि
समद्विबाहु समलम चतुर्भुज में आधार के कोण सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, इसलिए अब इनका जो आधार है कोण ए इक्वल्स टू कोण डी इक्वल्स टू, अब ए का मान कितना है 72 अंश, इसलिए कोण डी इक्वल्स टू 72। तो विद्यार्थियों पहले हमें बी ज्ञात करना था और इसके बाद में हमें डी ज्ञात करना था। तो ये हमने डी यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। देखिए यहाँ पर बी ज्ञात करना था और फिर डी, तो बी हमें यहाँ पर मिल गया 108 अंश और डी मिल गया है 72 अंश। तो ये दो पूछा गया था बी और डी यहाँ पर ज्ञात हो गए हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको सवाल समझ में आया है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विद्यार्थियों क्वेश्चन 3 में आपका हार्दिक स्वागत। देखिए क्वेश्चन 3 दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD में भुजा BC छोटा है भुजा AD। मतलब आप देख रहे हो कि BC AD से छोटा है और कहा गया है कि भुजा BC समांतर है AD। ये दोनों समांतर भी हैं और जो BC है वो AD से छोटा है। यदि भुजा AB सर्वांगसम हो भुजा CD के, तो आपको सिद्ध करना है, आपको बताना है कि कोण ABC अर्थात ये जो कोण है कोण ABC सर्वांगसम होगा कोण DCB इसके। मतलब हमें ये दोनों कोण जो है वो सर्वांगसम बताने होंगे। तो विद्यार्थियों आप देखोगे कि ये इस कोण को अगर हमें ABC और DCB को सर्वांगसम बताना है तो कैसे इसको हम बता सकते हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ पर एक रचना कर लेते हैं कि यहाँ पर हम BM खींचते हैं परपेंडिकुलर, मतलब BM लंब खींचते हैं AD पर, और उसी प्रकार से यहाँ पर हम CN खींचते हैं लंब AD पर। ठीक है, इससे पहले कि इसको हम सिद्ध करें कि AB सर्वांगसम है DCB, तो सिद्ध करने के लिए जब हम शुरुआत करेंगे तो आपको यहाँ पर रचना करना होगा। ठीक है, जो रचना हम किए हैं वो यहाँ लिख लेते हैं। रचना आप लिखोगे कि रेख BM लंब है, ये लंब का निशान है, लंब रेख AD तथा रेख CN लंब रेख AD खींचा। ओके, तो विद्यार्थियों आप देखो कि BM और CN ये समांतर रेखाओं के बीच में खींचा गया है और आपने 8th में पढ़ा हुआ है कि यदि समांतर रेखाओं के मध्य में हम कोई यहाँ पर लंब खींचते हैं, कोई भी लंब खींचेंगे हम, अगर यहाँ पर ये लंब खींचा गया है तो इन सब की जो ऊंचाई है वो समान होगी। मतलब एक ही रेखा पर, सपोज ये एक रेखा है और इसके ऊपर हम अगर यहाँ पर लंब खींचते हैं ऐसे, तो ये जो लंब होगा एक ही रेखा पर खींची गई लंब रेखाएं समान होती हैं। तो यहाँ पर ये BC और AD समांतर दिया हुआ है और ये समांतर रेखाओं के बीच में दो लंब खींचे गए हैं, तो जितना BM होगा उतना ही CN होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि BM बराबर है CN के। ओके, चलिए ये एक पॉइंट आपको मिल गया है। तो यहां हम लिखेंगे चूंकि समांतर रेखाओं के मध्य खींची गई लंब रेखाएं
समान होती हैं। इसलिए बी एम इक्वल्स टू सी एन। ओके, इसको हमने दे दिया .1। अब विद्यार्थियों आप देखोगे कि यहां पर हम दो त्रिभुज ले रहे हैं और वो जो त्रिभुज है उसका नाम है बी एम ए, अर्थात ये त्रिभुज। और यहां पर जैसे बी एम ए लिया वैसे ही यहां पर हो जाएगा सी एन डी। इस त्रिभुज में इन दो त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज बी एम ए तथा त्रिभुज सी एन डी में। अब 3 पॉइंट आपको ढूंढने हैं। इसमें 3 पॉइंट कैसे लाओगे आप? कौन कौन सा 3 पॉइंट हो जाएगा? तो पहला पॉइंट तो आपको दिख ही रहा है। पहला पॉइंट क्या है? बी एम और सी एन बराबर है, तो यहां हम ले लेंगे कि भुजा या रेख बी एम सर्वांगसम भुजा सी एन। और यहां लिख देंगे कि कहां से लाए इसको हम, तो 1 से। जो दूसरा पॉइंट है हमारा सेकेंड पॉइंट, ये तो हमें मिल गया कि भुजा बी एम सर्वांगसम सी एन। और क्या हो सकता है? कोण बी एम ए, चूंकि ये 90 है और यहाँ पर सी एन डी ये भी 90 है, ये हमने रचना से लिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण बी एम ए सर्वांगसम कोण सी एन डी। कारण क्या होगा? प्रत्येक 90 डिग्री। ओके विद्यार्थियों, ये भूमिति के अंदर एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई चीज या कोई आप सेंटेंस बराबर आप बताते हो तो आपको ये कारण देना जरूरी है कि ये किस प्रकार से पॉइंट आया या कहां से आया है। थर्ड पॉइंट इसमें हो जाएगा, 2 हमने ले लिया है। तीसरा आप देख रहे हो कि इसमें दिया हुआ है कि ए बी, क्योंकि यहां देखो दिया हुआ है ए बी सर्वांगसम भुजा सी डी। तो यहां हम लिखेंगे कि भुजा ए बी सर्वांगसम भुजा सी डी, और यहां कारण हो जाएगा दत्त। ये विद्यार्थियों हमें दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमें ये 3 पॉइंट जो है वो प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए त्रिभुज, अब यहां पर हो जाएगा बी एम ए, त्रिभुज बी एम ए सर्वांगसम त्रिभुज सी एन डी। त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो आपको कसौटी बताना अनिवार्य होता है। किस कसौटी सर्वांगसम हुआ है? तो देखिए भुजा कोण भुजा, तो यहां हो जाएगा भू को भू कसौटी। ओके, ये हमें मिल गया भू को भू कसौटी के अनुसार त्रिभुज सर्वांगसम है। अब विद्यार्थियों आप जानते हो कि अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो गया इसका क्या मतलब है? यदि हम कहते हैं कि त्रिभुज बी एम ए सर्वांगसम है सी एन डी, अर्थात इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे वाले त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं संगत भुजाएं हैं, मतलब इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं दूसरे त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं उनके सर्वांगसम हो गया। इस त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे वाले त्रिभुज के जो संगत कोण है उनके सर्वांगसम हो गया। और सर्वांगसम का मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि जो भुजाएं हैं, पहले की जो भुजाएं हैं और दूसरे त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं। मैंने पहले भी आपको सर्वांगसमता के बारे में अच्छी तरह से बताया हुआ है। चलिए, त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम है तो हमें तो ये चाहिए ए बी सी और डी सी बी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अब यहां पर चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो कोण ए और कोण डी सर्वांगसम हो जाएंगे। कैसे? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण, तो यहां हो जाएगा बी ए एम। तो हम यहां लिखते हैं कि कोण बी ए एम विद्यार्थियों यहां हम लिखेंगे कि कोण बी ए एम सर्वांगसम कोण बी ए एम हो गया। यहां क्या हो जाएगा? सी डी एन, कोण सी डी एन। कारण क्या है? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण। ओके, देयरफॉर इसलिए बी ए एम को हम लिख सकते हैं बी ए डी। यहां हो जाएगा कोण
BAD सर्वांगसम कोण, यहां लिखेंगे देयरफॉर, या कोण BAD, कोण वही है, देखिए BAM ही है, लेकिन इसको हम यहां तक ले आते हैं क्योंकि यहां पर उस तरह से हमें शो करना है, इसलिए BAM को BAM न करके हम क्या करेंगे BAD। तो यहाँ BAD सर्वांगसम CDN है, यहां तक है, तो ये कोण वही है, सिर्फ नाम चेंज कर रहे हैं, तो यहां पर जाएगा CDA, तो कोण CDA, यहां लिख देंगे कोणों के भिन्न नाम, कोणों के भिन्न नाम। ओके, ये एक इसको नंबर दे दिए विद्यार्थियों, इसको हम देते हैं नंबर 2। आई होप यहां तक आपको सवाल समझ में आया है। चलिए आगे देखेंगे और क्या कर सकते हैं इसमें हम। अब विद्यार्थियों आप देखोगे कि अगर हम यहां पर कोण ले लें, अगर ये BC और AD दोनों समांतर हैं, तो ये कोण और ये कोण दोनों कैसे कोण होंगे, अंतःकोण। जैसे देखिए ये BC और AD और ये यहां पर ऐसे है AB, इस प्रकार से खिंचा हुआ है, तो आप देखोगे कि ये जो कोण होगा और ये कोण होगा, ये दोनों अंतःकोण हो गए, और आप जानते हो कि अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो इसी आधार पर हम इसको यहां पर हल करेंगे। देखिए चूंकि BC रेख BC समांतर रेख AD तथा BC समांतर AD है, तथा रेख AB इनकी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, इसलिए एंगल, अब देखिए B और A को लेना है हमें, तो हम यहां लिखेंगे ABC, एंगल ABC प्लस एंगल ABC हो गया BAD, एंगल BAD इक्वल्स टू 180, और यहां पर हो जाएगा ये अंतःकोण, अंतःकोण यहां पर हमने 2 दिया है, इसको हम दे देते हैं नंबर 3। ओके, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, यहां पर जो ABC लिखा हुआ है, हमने यहां पर ये समांतर रेखा है और इन दोनों कोणों को लिया है, अब हम इन दोनों कोणों को ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या मिल जाएगा, इसी प्रकार कोण BCD प्लस कोण BCD हो गया, अब यहां पर हो जाएगा CDA, कोण CDA इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहां हो जाएगा अंतःकोण। इसको हम देते हैं 4। तो विद्यार्थियों आप देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 2 में, सॉरी यहां जो आपको 2 दिया हुआ है, इसमें हमने BAD सर्वांगसम CDA प्रूफ किया। अब हमें आगे जो ABC और DCB लाना था, उसके लिए हम देख रहे हैं कि BC समांतर है AD और ये उसकी तिर्यक रेखा है। जब ये तिर्यक रेखा हो गई तो ये दोनों जो कोण हैं वो अंतःकोण हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये हो गया ABC प्लस BAD इक्वल्स टू 180 अंतःकोण। इसी प्रकार जैसे इस तरफ किए यहाँ पर, वैसे यहाँ भी है, ये समांतर रेखा है और DC उसकी तिर्यक रेखा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर BCD प्लस CDA, मतलब ये दोनों कोण इक्वल्स टू 180। स्टूडेंट्स आप ध्यान दोगे कि इक्वेशन नंबर 3 और 4 में आप देखिए जो राइट हैंड साइड है वो 180 है और 180 है। ओके, राइट साइड इक्वल के बाद में क्या है 180 180, सो 180 और 180 दोनों इक्वल है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भी इक्वल होता है। सो देयरफॉर यहां हम लिखेंगे कथन 3 तथा 4 से, कथन 3 तथा 4 से क्या मिलेगा हमें, क्योंकि 180 180 राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। सो देयरफॉर एंगल ABC प्लस एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल BCD प्लस एंगल, अब विद्यार्थियों आप देखोगे इसमें ABC प्लस BAD इक्वल्स टू BCD प्लस CDA।
अब आपको इसमें ध्यान देना है कि कौन सा टर्म है जो इक्वल है। हमें लाना क्या है, एबीसी और डीसीबी। देखिए यहाँ एबीसी मिल गया और यहाँ मिल गया हमें बीसीडी या डीसीबी भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि बीच में सी है। यहाँ देखिए सी है, यहाँ बी है, यहाँ बी है। एक्स्ट्रा क्या है, बीएडी और सीडीए। ठीक है, अगर ये कट जाता यहाँ से या ये रिमूव हो जाता तो हमको जो सिद्ध करना था वो मिल चुका है। तो इसको हम रिमूव कैसे करेंगे, बीएडी और सीडीए को रिमूव कैसे करेंगे? तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, हमें मिला है बीएडी और सीडीए ये इक्वल हैं। अगर ये इक्वल है तो वो यहां पर रखा गया है। सो देयरफॉर ये और ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा, तो यहां पर हम लिख देंगे कि 2 से, यहां आप लिख दोगे कि 2 से, मतलब सेकंड में ऐसा दिया हुआ है। सो देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल, यहां पर मिल रहा है हमें BCD, या उसी को हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल ABC इक्वल्स टू, जो यहाँ पर जैसे यहाँ DCB है हमने BCD लिखा था, तो इसी को हम फिर से वैसा लिख सकते हैं, क्योंकि C और C बीच में है तो कोई फर्क नहीं है। BCD को हम क्या लिखेंगे, DCB, और इसी को हम यहाँ पर साइन दे देंगे कॉन्ग्रेंट का, सर्वांगसम का। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों जो हमें सिद्ध करना था वो प्राप्त हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको सवाल समझ में आए हैं। यदि आपको सवाल समझ में आए हैं उसे शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको समय समय पर नए सवालों के जो नोटिफिकेशन हैं वो प्राप्त होते रहें।